तो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन येट अनदर एपिसोड्स ऑफ मेडिकल लड़का। तो आज से हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की कुछ क्लासेस हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले कि क्लास शुरू हो कुछ लाइनें हैं, जरा गौर फरमाइए कि दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। तुम बस मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। फिर देखना इस शहर में हो नहीं सकता। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मेंटल हेल्थ का कुछ पोर्शन है, टॉपिक्स हैं जो मेंटल हेल्थ के मैं अभी प्रेजेंट में क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सोचा कि इसकी एक वीडियो डाल लूँ, बहुत दिनों बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी पर काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन सीओएचएन, सीओएचएन का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी के लेवल पे जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, मेंटल हेल्थ बीमारियां हैं, उनको हम लोग इस स्लाइड्स में डील करने वाले हैं। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इन सीओएचएन कम्युनिटी हेल्थ के नर्सिंग पे है। ठीक है, तो देखते हैं। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर क्या होता है भाई? तो यहाँ लिखा हुआ है मेंटल इलनेस इज द टर्म दैट रेफर्स कलेक्टिवली टू ऑल, कलेक्टिवली टू, पेन लेना पड़ेगा ना यार। ठीक है, mental term refers to collectively to all mental disorders which are health condition है characterized by alteration in thinking। alteration मतलब कुछ भी गड़बड़ होना, थिंकिंग का डिसऑर्डर हो सकता है, मूड का डिसऑर्डर हो सकता है, बिहेवियर का डिसऑर्डर, और सम कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जो एसोसिएटेड हो डिस्ट्रेस से या इम्पेयर्ड फंक्शनिंग से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल इलनेस। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ऐसे सभी बीमारियां जिनमें अल्ट्रेशन हो जाती है किसी न किसी प्रकार से, थिंकिंग में, मूड में, बिहेवियर में, और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग होता है, उसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ इलनेस। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है, जो मेंटली बहुत अच्छा है, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी क्या क्या फीचर हैं, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, पहला फीचर है एक्सेप्ट सेल्फ एंड सेल्फ रिएक्शन। वो ऐसा आदमी जो मेंटली हेल्दी है, वो अपने आप को स्वीकार करेगा कि अच्छा, कोई बोल दिया कि तुम काला है तो गुस्सा नहीं करेगा, हाँ काला है तो काला है, गोरा है तो गोरा है। अपने अंदर के चलने वाले सभी प्रोज और कॉन्स के बारे में वो इत्तला होगा, वो पहले से पता होगा। फिर दूसरा देखते हैं, सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ, हर सेल्फ और हिज लाइफ सिचुएशन। अपनी जिंदगी की जो सिचुएशंस हैं, अपनी जो जिंदगी चल रही है, उससे वो सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड समझते हैं, सेटिस्फेक्शन नाम की उसकी चीज होगी। आगे देखते हैं, हैज ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। ऑटोनॉमी जैसे हम लोग बात करें, जीएनएसयू गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनोमस का मतलब जिसकी मर्जी चलती हो, और जीएनएसयू अपना एग्जाम खुद कराता है, अपना पेपर खुद लेता है, अपना अटेंडेंस खुद बनाता है, फाइन भी खुद लगाता है। एम्स इज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। तो ऑटोनॉमी का मतलब है कि जिसपे अपनी इच्छा चलती हो। अगर हम मेंटली हेल्दी पर्सन है तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है। मेरे ऊपर मेरी इच्छा चलेगी, ना कि किसी और की इच्छा चलेगी। तो मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि जो इंसान मेंटली हेल्दी है वो ऑटोनॉमी होता है, वो अपने फैसले अपने से लेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशन। ऐसा इंसान जो सभी तरीके से अच्छा है, सभी तरीके से मेंटली हेल्दी है, तो वो आईपीआर बनाएगा। एक इंसान का दूसरे इंसान से रिलेशनशिप होगा, तो आईपीआर मेंटेन करेगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। चलिए आगे चलते हैं, एट ईज एंड एडजस्ट विद, एडजस्टमेंट नाम की चीज उसमें पाई जाएगी। ऐसा नहीं
मेंटली हेल्दी होगा तो एडजस्ट करेगा, जीवन ही हमारा एडजस्ट करना है, एक के भी सिचुएशन से एडजस्ट करना रहता है। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजंस, डिसीजंस जो होंगे उसके खुद के होंगे। जो इंसान मेंटली हेल्थ है डिसीजन लेगा, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रहेगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। टेक पॉसिबल स्टेप्स टू मोल्ड हिज इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, उसके अनुसार परिस्थितियों के अनुसार स्लाइट एडजस्टमेंट करेगा। कि अगर हमको पानी पीना है और हमारा इन्वायरमेंट है रेतीला, तो हम यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, या 2 बोतल पानी लेके चलते हैं, और एक ही साथ 2 बोतल पानी नहीं पियेंगे, धीरे धीरे करके पियेंगे, तो इसको बोलते हैं स्लाइटली एडजस्टमेंट। आगे चलते हैं। कैन लाफ एट हिमसेल्फ एज वेल एज अदर्स, अपने ऊपर भी हंस सकता है और दूसरों के ऊपर भी हंस सकता है। ये मेंटली हेल्दी पर्सन की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। एबल टू चैलेंज एंड चेंज, अपने आप को चैलेंज करने के लायक होगा। चेंज डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट निराशा है तो वो कभी आशा में भी बदलेगी। अब देखते हैं, आपने ये देख लिया मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे की ओर चलते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल इलनेस, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मेंटल इलनेस को प्रभावित करते हैं। तो इलनेस में आप क्या, देखिए मेंटल इलनेस, जैसे पागल आदमी क्यों होता है तो आपको भी पता है। कुछ उसका इन्वायरमेंट रोल करता है, कुछ उसका जीन रोल करता है। जैसे कि अगर कोई इंसान है जो गरीबी में है, पॉवर्टी में है, अपने ऊपर ढेर सारा कर्ज ले रखा है, तो ऐसे भी सिचुएशन में इंसान आउट ऑफ द कंट्रोल चला जाता है, पागल हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करने वाले मेंटल इलनेस को। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं पहला, दिस कैन बी मेनली क्लासिफाइड अंडर 4 हेडिंग्स, 4 भाग में इनको बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से मेंटल इलनेस होता है। जैसे हमने आपको बोला कि जीन हो जाएगा, किसी के माता पिता जो हैं आपस में खूब झगड़ते हैं तो ये भी हो सकता है। किसी के घर बहुत क्वारल, बहुत झगड़ा, बहुत फसाद होता रहता है, तो ये भी एक कारण है मेंटल इलनेस के होने का। तो आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। फिर अगला कहते हैं साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल वजह से भी मेंटल इलनेस होती है। मेंटल इलनेस होती ही प्यूरी प्यूरी साइकोलॉजिकल है। ठीक है, अगला सोशल फैक्टर, अगर किसी का आसपास आसपास वातावरण, आस पड़ोस सब ठीक नहीं है तो भी मेंटल इलनेस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। आगे इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। सोशल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों अलग अलग बात है। सोशल बनता है आस पास, आस पड़ोस लोगों से, और इन्वायरमेंटल बनता है कि अगर आप मान लीजिए कोई किसी ऐसी जगह पे हैं, बिहार में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अक्सर बाढ़ और बाढ़ का पानी वगैरह आता रहता है। तो जहाँ बाढ़ आएगा, बाढ़ का पानी आएगा, वहाँ त्रसदी होगी, वहाँ गरीबी छाएगी। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो पोवर्टी होगी, और पोवर्टी की वजह से भी इंसान के ऊपर अगर कर्ज है, बहुत ज्यादा कर्ज है, वो मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस की तरफ रूबरू कर सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल इलनेस। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इन्वर्बल फैक्टर के बाद पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर की। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में हिस्ट्री काम करती है मेंटल इलनेस की। अगर किसी को फैमिली में पहले से मेंटल इलनेस है, अगर फैमिली में पहले से कोई मेंटल रिटायर्ड है, तो हो सकता है आने वाला बच्चा भी मेंटल रिटायर्ड पैदा हो। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, जैसे हम लोग एमआर की बात किए, मेंटल रिटार्डेशन आप पढ़े होंगे ओबीजी में। बर्थ एस्फेक्सिया होती है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है, आपके नियोनेट जो पैदा लेने वाला है उसमें किसी तरह की कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाए, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट हो जाए, किसी तरह का ट्राइसोमी हो जाए, सिंड्रोम हो जाए, तो भी बच्चा एमआर पैदा हो सकता है, मेंटल रिटायर्ड पैसा हो सकता है। तो अगर मेंटल रिटायर्ड पैदा होगा तो उसको ज्यादा चांसेस है मेंटल इन डिप्रेशन के। आई जेनेटिक, जेनेटिक अभी बात कर रहे थे जेनेटिक वाली। ठीक है, इंजरीज एज ए रिजल्ट ऑफ मेजर एक्सीडेंट, किसी का आरटीए वगैरह हो गया है, दिमाग पे चोट लग गई है, तो दिमाग की क्षमता कम हो गई, तो भी वो डिप्रेंशिया, डिमेंशिया, अल्जाइमर, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। बेबीज बोर्न टू अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट मदर,
मम्मी जी सुट्टा पे सुट्टा लगाए जा रही हैं, दारू पे दारू पिए जा रही हैं। तो ये सब क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी तरीके से होने वाले बच्चों को इफेक्ट डालता है, जेनेटिक म्यूटेशन करा देगा, ट्राइसोमी हो गई, डिप्लॉयड जीन हो गया। तो ऐसे बच्चे को जिसमें सिंड्रोम पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा क्लेनफेंटर सिंड्रोम, और कई तरह के सिंड्रोम होते हैं, तो उसका क्लिनिकल फीचर ही आ जाता है कि बच्चे को एमआर होगा। एमआर कहने का मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एमआर कहने का मतलब है मेंटली रिटायर्ड। तो बात समझ पे आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। एज, एज भी एक अच्छा फैक्टर है। जितनी एज ज्यादा होगी, नर्व सेल कम होंगे, मेंटल रिटार्डेशन ज्यादा होगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर में देखते हैं, स्ट्रेस इन वर्किंग एरिया। किसी इंसान को, जैसे हम अभी जीएनएसयू में काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा ही हमको काम कराया जाए, तो हो सकता है हमको डिप्रेशन हो जाए, डिमेंशिया हो जाए। नो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पैसा नहीं बढ़ रहा है। पैसा बढ़ने से याद आया, मैंने पिछली जॉब भी छोड़ी कि मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा था और हमको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा था। नो प्रमोशन, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, तो भी स्ट्रेस हो सकता है कि यार मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। और स्ट्रेस की वजह से एमआर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हाई वर्कलोड भी एक कारण है, और बैड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ये भी तो एक तरीका है ना कि भाई हमारा कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन हमारे कॉलेज की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो बहुत सारी चीजें आपके ऑल्टर कर सकती हैं, और वो सारी चीजें जब ऑल्टर करेंगी तो आपको कहीं ना कहीं एमआर की शिकायत आएगी, मेंटली रिटायर्ड हो जाएगा। तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ कारण जो आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं साइकोलॉजिकल बात। स्ट्रेस इन फैमिली, जैसा मैंने बात कहा आपसे पहले ही कि अगर परिवार में ज्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से भी होता है। ठीक है, मेरी फोटो आ गई है, मेरे को पता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। स्ट्रेस हो रहा है, फाइट हो गया, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है। अब ये पिंटू की मम्मी, पिंटू के पापा और ये पिंटू की मम्मी दोनों आपस में खास फूस झगड़ा कर रहे हैं। बेचारा पिंटू सोया हुआ है, उसको टेंशन है कि मेरे घर में कोई इन्वायरमेंट खुशी का है ही नहीं। तो ये बहुत प्राइड चांस है, इसका बहुत ब्राइट चांस है कि आगे जाने के बाद पिंटू को डिप्रेशन हो जाए, डिमेंशिया हो जाए, यूफोरिया हो जाए, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाए। क्यों? क्योंकि पिंटू दिमागी रूप से हेल्दी नहीं ना है ना, उसके घर में तो झगड़े झगड़े हो रहे हैं। सोशल फैक्टर में देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये सारी बात मैं कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूंगे। लो इनकम, पैसा कमा रहा, अनेबल टू पे डेव, कर्ज, बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है, तो भी हो सकता है मेंटल रिटार्ड। पुअर सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, गरीबी, ये भी कारण है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में देखो, फ्रीक्वेंट, ये बात मैं कर चुका हूँ, ये सब पढ़ बता चुका हूँ। कहीं फ्लड आता है, सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, मेंटल इलनेस कॉज कर सकता है ना जी। लॉस ऑफ बिलव्ड वन हो गया, हमको हमारे पिताजी का देहांत हो गया, हमारी माता जी का देहांत हो गया, हमारी जमीन जायदाद करी गई, 300 भैंसें थी जिनसे हमारी जीविका चलती थी, वो 300 भैंसें पानी में बर्बाद हो गई। तो ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिसकी वजह से मेंटल इलनेस हो सकती है। कम्युनिटी में यही सब पढ़ना, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। एक्सेसिव क्लाइमेट और वो चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। कैटेगरीज ऑफ मेंटल इलनेस या सिम्टम, मेंटल इलनेस की क्या क्या कैटेगरी है ये देखेंगे हम लोग। तो साइकोटिक सिम्टम होते हैं और न्यूरोटिक सिम्टम होते हैं। तो अब हम लोग पहले देखेंगे साइकोटिक सिस्टम सिम्टम क्या होते हैं। पर्सन विद साइकोटिक डिसऑर्डर हैज एबनॉर्मल परसेप्शन एंड थिंकिंग। ध्यान रखना, एक शब्द आया है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का हिंदी मतलब होता है असामान्य, मतलब उनकी परसेप्शन, उनकी थिंकिंग ये असमान हो जाएगी। ऐसी बीमारी को, ऐसे लक्षण को हम लोग बोलते हैं साइकोटिक सिम्टम। एक्चुअली ही लॉसेस हिज कॉन्टैक्ट टू रियलिटी, मतलब की रियलाइजेशन, समझे बात को, मतलब वो अपने काल्पनिक संसार में रह रहा है। आपने सुना होगा कोई मूवी में कि ये सारी कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो जब इंसान अपने हेलुसिनेशन में, अपने डिल्यूजन में विलीन हो जाए, विलुप्त हो जाए, ऐसे सिम्टम आने लगे कि कोई है,
एक्चुअल में वो इंसान है नहीं, तो रियल दुनिया में नहीं रह रहा है, वो रियल दुनिया से ऊपर जा चुका है। तो ऐसे सिम्टम को हम लोग बोलते हैं साइकोटिक सिम्टम। अगला देखो, न्यूरोटिक इलनेस जो होती है, एक ये माइल्ड नेचर की होती है, इट इज एट कॉमन मेंटल, माइल्ड है, इसका मतलब कॉमन है, सबको होती है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम से पर्सन विद न्यूरोटिक डिसऑर्डर डज नॉट लूज ग्रिप ऑन रियलिटी, मतलब वो सत्य में ही जीता है, उसको कोई भरम नहीं है, वो रियलाइजेशन में नहीं गया है, पर्सन ग्रिप ऑन टुवर्ड्स न्यूरोटिक डिसऑर्डर। बात समझ में आई? इसमें डीरियलाइजेशन हो जाता है, हाइलोजिनेशन आने लगते हैं, डिल्यूजन आने लगते हैं, इसमें ऐसा नहीं, ये कॉमन वाला है, ठीक है। आगे चलें। ठीक है, स्क्रीनिंग कैसे करेंगे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की? स्क्रीनिंग करते कैसे हैं, देखो पहला स्टेप है कि स्क्रीनिंग ऑफ मेंटल इलनेस यूजिंग स्क्रीनिंग क्वेश्चन टूल्स, मतलब 1 से 50 तक के सवाल रहेंगे। आपको ये होता है नहीं, ये होता है नहीं, ये होता है हाँ, ये होता है नहीं, ये होता है हाँ, ये होता है नहीं, नींद आती है हाँ, प्रॉपर सोते हैं हाँ, 8 घंटा सोते हैं नहीं। तो ऐसा करके बहुत सारे सवालों के, बहुत सारे सवाल के जवाब, उनके टूल्स रहेंगे। समझ में आई बात? तो जब टूल्स रहेंगे तो उसके अनुसार से हम देख लेंगे कि क्या नंबर आ रहा है, उसके अनुसार से कोई जवाब निकल जाए। तो पहला तो स्क्रीनिंग का ये मेथड हुआ, क्वेश्चन आंसर जिसको बोलते हैं। अगला मेथड देखो, अगला जो मेथड है इसके लिए ये तो इंक लगाया है मैंने, इसको हटाना पड़ेगा। अगला मेथड देखो, 0 से 18 साल के बच्चे को मोबाइल हेल्थ टीम बनाते हैं, असेसमेंट करता है डिजीज 4D, ठीक है, 4D, डिजीज, डिसेबिलिटी, डिफेक्ट और डेवलपमेंट डिले। तो इसी चारों को बोलते हैं 4D सिम्टम। ये 4D सिम्टम जो है, सिम्टम उनको असेस करना है, क्या करना है उनको असेस करना है। असेस के बाद डी एडिक्शन की दवाई देना है, अल्कोहल सब्सटेंस अल्कोहल अब्यूज से हो रहे हैं। मतलब मेनली है कि मोबाइल हेल्थ टीम इसमें 0 से 18 साल के बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीनिंग में, ठीक है। आगे चलें, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद साइकोटिक इलनेस, ठीक है। तो थोड़ा सा बोलते बोलते हमको प्यास लग गई है, थोड़ा सा हम वीडियो पॉज करते हैं ताकि हम जाके पानी पी लें। उम्मीद है जितनी बातें कही गई, जितनी बातें सुनी गई, समझ में आई होंगी। हम लोग थोड़ा देर और करेंगे, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है चलो। तो मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद साइकेटिक इलनेस, साइकेटिक इलनेस जो पेशेंट की हो जाती है उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? असिस्ट एंड इंश्योर ट्रीटमेंट कंप्लेस एंड फॉलो, एक वर्ड ये रखो, फॉलो, इलाज के बाद असिस्ट करना है और इंश्योर करना है कि वो दवाई ले रहे हैं, ठीक है। अगला, पेशेंट विद सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, इन्हीं को पेशेंट विद इनको ज्यादा केयर की जरूरत है। आगे, सपोर्ट होम बेस्ड केयर, होम बेस्ड केयर, ऐसा नहीं मेंटल असाइलम में सीधे भिजवा दो, पहले होम बेस्ड केयर को रेगुलर होम विजिट करो। अगर पेशेंट सीवियर डिसऑर्डर से है तो उसको हॉस्पिटल में भेजना है, ठीक है। फैसिलिटेटेड एक्सेस सपोर्ट ग्रुप, डे केयर सेंटर खोलना है, हायर एजुकेशन देना है, वोकेशनल स्किल बनानी है, जेंडर बेस्ड वायलेंस को खत्म करना है, वही माता पिता वाले की लड़ाई वाला एग्जाम्पल। डिस्पेंस फॉलो ऑफ मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल से, यानी डॉक्टर साहब जो दवाई दें वो टाइम पे दे रहे हो कि नहीं, साइकेट्रिस्ट ने जो इलाज किया वो टाइम पे करा रहे हैं कि नहीं। कम्युनिटी लेवल पे काउंसलिंग एंड फॉलो, अगर किसी को सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, इस वाली लाइन में हम बात किए थे कि अगर किसी को सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है तो उसके घर जाके फॉलो करना है। डिप्रेशन, खैर इसके बाद डिप्रेशन ऑपरेशन के बारे में हम लोग कभी और पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग शुरू से देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या पढ़ा। पढ़ा टेलेंटनेस क्या क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर था, फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर था, सोशल फैक्टर था,
एनवायरमेंटल फैक्टर था, और कैटेगरीज थे, सिक्योरिटी कॉर्नर, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं वो देखा हमने, और पेशेंट साइकेट्रिक केस देखा। ठीक है, आगे जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग उम्मीद करता हूँ मैं कि जल्दी दूसरी वीडियो बना के डालूंगा। तो उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा लंबी बनाने का उद्देश्य भी नहीं है मेरा, क्योंकि आप लोग भी देखते नहीं है ज्यादा लंबी वीडियो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और ऐसी वीडियोस मैं कोशिश करूंगा, पिछले 4 महीने से तो डीएक्टिवेटेड था, कि मैं डेली डालूं। और इस स्लाइड्स की जो पीपीटी है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, उस लिंक से ज्वाइन करिएगा। और अपना प्रीशियस कमेंट देना नहीं भूलिए कि आखिर आपको ये क्लासेस लगी कैसी। कोई अगर आपका सुझाव हो तो उसके लिए भी वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।